हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम प्रशांत और आज के वीडियो में हम दिसंबर 22 के जो भी करंट अफेयर्स है द हिंदू के वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस हो गए। सो सबसे पहले टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एडजॉर्नमेंट्स सिने डीए। तो ये एडजॉर्नमेंट सिने डीए एक बेसिक टॉपिक है, एज सच आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। ओके, बट स्टिल विल ट्राई टू रिवाइज इट बिकॉज इट इज अ न्यूज। ओके, उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट्स बिल। ओके, तो ये बिल जो है अब पहले राज्यसभा में ऑलरेडी पास हो चुका था, अब लोकसभा में भी पास हो चुका है। ओके, सो इस बिल का हम डिटेल्ड कौन से फीचर्स है इस पर्टिकुलर बिल के, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर किस तरीके से देता है, ये बिल क्यों पास किया गया है, इस बिल के क्या प्रोज है क्या कौन से, ये काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन कम्स द रेटिंग एजेंसीज बायस। ये जीएस 3 का आपका टॉपिक आता है इकोनॉमी के रिगार्डिंग। ओके, कि हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, हाउ ही हैज क्रिटिसाइज द रेटिंग एजेंसीज, जो वर्ल्ड वाइड रेटिंग एजेंसीज होती है और जो सॉवरेन रेटिंग्स देती है कंट्रीज को, तो इसको कैसे क्रिटिसाइज किया है, ये थोड़ा एस्पेक्ट हम डिस्कस कर लेंगे आज। ओके, फिर एक काफी स्मॉल न्यूज है दैट इज यूनेस्को 2023 प्री वसाई अवार्ड्स। ओके, सो ये स्मॉल न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन लास्ट में फिर से एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो टेक्स्ट सेक्शन में मुझे आज की हिंदू के में दिखा, दैट इज पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 की फिर से कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और इसका क्या क्रिटिसिज्म है, ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये बिल ऑफकोर्स आपकी जीएस 2 के काम आता है, एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी जो आपका टॉपिक है यहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली व्हेन वी आर डिस्कसिंग सीईसी, दिस सीईसी एंड इस बिल। ओके, रिंग रेटिंग एजेंसीज का बायस के रिगार्डिंग होगा, पोस्ट ऑफिस बिल होगा, तो लास्ट तक कंप्लीटली ये आप पर्टिकुलर क्लास को जरूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। नाउ देखिएगा, आज पार्लियामेंट सेशन जो है एंड होने वाला है। विंटर सेशन जो है, ये विंटर सेशन था, कोल्ड में ये सेशन हुआ था, बट देयर वर लॉट्स ऑफ हॉट टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। एक आप देखिएगा कि देयर वाज लॉट ऑफ टर्बुलेंट, एज द हिंदू हैज डिस्क्राइब्ड दिस, कि देयर वाज टर्बुलेंट इन दिस पर्टिकुलर विंटर सेशन। ओके, जहां एक पार्लियामेंट्री एमपी होते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, महुआ मोइत्रा जी का। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच हैपेंड इन दिस पार्लियामेंट। Okay. After security breach, we had discussed कि almost 146 MPs they were suspended from the parliamentary session. तो उनका सस्पेंशन बस इसी सेशन के लिए था, इतना याद रखिएगा, बिकॉज ये पहले भी मैंने कवर किया है कि सस्पेंशन कितने ड्यूरेशन तक होता है, क्या प्रोसीजर उसका होता है। ओके, तो ये सेशन आज एंड हो जाएगा, इनफैक्ट 1 डे पहले ही एंड किया गया है। तो इस सेशन को एडजॉर्नमेंट सिने डी किया गया है। ओके, तो व्हाट इज दैट एडजॉर्नमेंट सिने डी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अब जब हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट हुई है पार्लियामेंट में, ओके, तो पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है और हम कहते हैं कि सेशन हैज बीन एडजॉर्न। ओके, ये एडजॉर्नमेंट अगर हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस सेशन को, ओके, उस पर्टिकुलर सेशन का जो वर्क है दैट इज सस्पेंडेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड किया गया, कितने टाइम के लिए वो स्पेसिफाई किया गया वहां पे। ओके, कि पार्लियामेंट्री सेशन हैज बीन एडजॉर्न फॉर 2 आवर्स, हैज बीन एडजॉर्न फॉर 2 डेज या 4 डेज, तो 4 डेज के बाद फिर से रीअसेंबल होगा। तो यहां क्या है, टाइम स्पेसिफाई किया गया है बेसिकली। और हु विल ऑफ कोर्स डू दिस एडजॉर्नमेंट, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। ओके, तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन जो है, ये जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उस टाइम के उसके, दे विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो यहां सेशन टर्मिनेट नहीं होता है, याद रखना, सेशन टर्मिनेट नहीं होता है, बस उस सेशन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ आवर्स के लिए भी किया जा सकता है। ओके, देन कम्स द एडजॉर्नमेंट सिने डीए, जो हमने कहा ना कि नाउ पार्लियामेंट सेशन हैज बीन एडजॉर्न सिने डीए। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि सेशन जो है आपने सस्पेंड कर दिया है, ओके, फॉर इनडिफिनाइट पीरियड। एडजॉर्नमेंट में क्या होता, आपने पीरियड बता दिया था कि 2 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए, ये कर दिया। लेकिन यहां एडजॉर्नमेंट सिने डीए में द सेशन हैज बीन सस्पेंडेड फॉर इनडिफिनाइट पीरियड, नो डेट ऑफ रीअसेंबली विल बी स्पेसिफाइड हियर। ओके, कि फिर से कब से मिलने वाले हैं, ये रीअसेंबली की डेट यहां स्पेसिफाई नहीं की जाती है, इसको एडजॉर्नमेंट सिने डीए कहा जाता है। ओके, और ऑफ कोर्स हु विल डू दैट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विल हैव दैट पर्टिकुलर पावर। और फिर आगे अगर लेट से 8 डे के बाद, 8 डेज के बाद, 10 डेज के बाद फिर से अगर इसको रीअसेंबल किया जाना है, तो उस वक्त फिर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर नई डेट डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम करते हैं जब अगर रीअसेंबल करना है तो। ओके, जब आपने उसको
टर्मिनेट कर दिया या सस्पेंड कर दिया, उस वक्त ये डेट नहीं दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडजॉर्नमेंट सीनियर। ये इनडिफिनिट पीरियड के लिए आपने उस हाउस की जो भी वर्किंग है वो सस्पेंड कर दिया। ओके और तीसरा जो होता है दैट कम्स दी, ऑफ कोर्स वी नो दैट प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में मतलब क्या होता है, सेशन ही एंड हो जाता है कंप्लीटली। अभी तक बस सस्पेंड हुआ था, फिर से रीअसेंबली हो सकती है, लेकिन सेशन ही एंड हो जाएगा। okay? तो विंटर सेशन अगर हमने कहा कि प्रोरोगेशन हो गया उसका, इसका मतलब है कि कंप्लीटली सेशन एंड हो जाता है। ओके और प्रोरोगेशन का जो अधिकार होता है दैट विल बी विद द प्रेसिडेंट। राइट टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 85 आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ सेशन इज टू द प्रेसिडेंट। और डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन मतलब कंप्लीटली लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो फिर नए इलेक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो दैट्स अ डिफरेंट वर्ड। सो एडजॉर्नमेंट सीनेडिए एंड प्रोरोगेशन। जनरली क्या होता है कि अगर सेशन आपको टर्मिनेट करना है तो जनरली स्पीकर जो है एडजॉर्नमेंट सीनेडिए की नोटिस देते हैं, मतलब वो एडजॉर्नमेंट सीनेडिए कर देते हैं। ओके और फिर उसके बाद प्रोरोगेशन का ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट के तरफ से आता है। तो अब वैसे ही होगा, ये सेशन जो है इसमें एडजॉर्नमेंट सीनेडिए हो चुका है, एक दिन पहले ही दिया शेड्यूल से पहले हुआ है, तो आज ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा प्रोरोगेशन का और सेशन एंड हो जाएगा। ओके सो दैट इज अ बेसिक एस्पेक्ट ओवर हियर। लेकिन एक आपका क्विकली यहाँ पे रिवीजन हो गया और एक करंट अफेयर्स में तो वी नीड टू डिस्कस दैट थिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोकसभा पासेस बिल्स ऑन सीईसी एंड ईसी अपॉइंटमेंट। ओके तो राज्यसभा में याद रखना ये बिल्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, दैट इज वन थिंग। ओके और लोकसभा में अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। ओके इनकी प्रोसीजर डिफाइन करने वाला और भी कुछ प्रोविजन है उसमें, लेकिन मेन यह है कि उनके अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर डिफाइन करने वाला जो है ये बिल पास हो चुका है। तो राज्यसभा लोकसभा जो में पास हुआ तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट असेंट विल बी गिवन टू इट एंड ऑफकोर्स इट विल बिकम एन एक्ट। तो ये बिल का इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखना है और इस बिल में अगर कुछ कंट्रोवर्सी है तो दैट इज आल्सो विल सी, क्या अच्छे एस्पेक्ट्स है बिल के, क्या एक्चुअली क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिल के एस्पेक्ट्स को, उसको हम डिस्कस करने वाले। तो अब इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स फॉर दिस 2024 तो उस रेस्पेक्ट में भी आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, व्हाट एवर आई विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। देखिएगा this particular bill, as I told you, it is trying to alter the appointment of the chief election commissioners and election commissioners. Okay तो अब क्या है कि ट्रेडिशनली जब से हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर देता है कि नहीं। ओके कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी और ईसी। कोई प्रोसीजर उसमें नहीं दिया गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, बस इतना ही दिया गया है कि यस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट विल अपॉइंट हियर। ओके तो अभी तक क्या हो रहा था, हाउ दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट यूज्ड टू हैपन, कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट यूज्ड टू रिकमेंड सर्टेन नेम्स टू द प्रेसिडेंट। ओके और प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देते। ओके मतलब फाइनल स्टैम्प किसका आएगा, यहाँ प्रेसिडेंट का। बट इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम क्या था, देखिएगा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था कंप्लीटली, और सालों से यही चलता आ रहा था कि गवर्नमेंट ही अल्टीमेटली डिसाइड कर रहा है ना किसी को एक्चुअली एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है। प्रेसिडेंट इज गोइंग टू जस्ट स्टैंप ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर वो फाइनल अपॉइंटमेंट करते हैं मतलब क्या है। ओके तो गवर्नमेंट के पास सारा पावर है और ये सही नहीं है। व्हाई, बिकॉज देखिए ये जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसी बॉडीज होती है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वहां जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वैसे तो नहीं होना चाहिए, होगा भी तो एक प्रॉपर प्रोसीजर की तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके तो दैट्स व्हाई सर्टेन केसेस वेयर फाइल्ड अंडर दिस अगेंस्ट दिस प्रोसीजर। तो 2015 में एक पीआईएल फाइल होती है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, जो भी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रेसिडेंट को नाम देता है, तो एक एग्जिस्टिंग प्रोसीजर एक पीआईएल उसको फाइल होती है और उस पीआईएल का डिसीजन आता है 2023 में जाके, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ डिसीजन ऑन दिस पीआईएल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है ये तो रॉन्ग है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू हैव न्यू प्रोसीजर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिएगा जब तक गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक तो आप नया लॉ क्रिएट करना और उस लॉ के थ्रू प्रोसीजर क्रिएट करना अपॉइंटमेंट की, जब तक आप लॉ क्रिएट नहीं करते until the law is enacted by the parliament, what supreme court should, what government should do then, government should appoint a committee, और उस कमिटी में होगा प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर जी होंगे उसमें, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। सो 3 people will be there in this particular committee
और ये कमिटी जो है ये रिकमेंड करेगी नेम टू द प्रेसिडेंट कि किसको अपॉइंट करना है. ओके. So what Supreme Court in 2023 ruling had said that existing whatever procedure was there वो सालों से चलती आ रही है, that is wrong. Okay. And Parliament ideally should enact a new law through which they should create a new procedure for the appointment. Okay. However, until the Parliament will create a new law, what President should do is President should do the appointment on the recommendation of a committee consisting of 3 people: Prime Minister of India, Leader of Opposition in the Lok Sabha, and Chief Justice of India. So this is how the appointment was supposed to be done. Okay. Right? Or why did Supreme Court give this particular decision? Because of course Supreme Court also saw this कि earlier practice जो है that was unfair one. And second है multiple committees were there. For example, earlier we had Dinesh Goswami committee of 1990. फिर लॉ कमीशन का 255th रिपोर्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे 2015 का. ओके. जिसमें बताया गया था कि जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर्स की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की ये इसी तरीके से होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन होनी चाहिए. ओके. एंड दे शुड एक्चुअली रिकमेंड द कैंडिडेट. ओके. चलो, तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 का डिसीजन. अब लॉ तो इनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन ओके सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक लॉ नहीं इनेक्ट होगा यही प्रोसीजर होगा. तो इसलिए अब फाइनली जो है हमारे गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया था उसके रिगार्डिंग राज्यसभा में पास हुआ था, अब लोकसभा में पास हुआ है. और ये बिल जो है अब जो है दैट इज इस बिल का नाम अगर आप दिस इज द बिल बेसिकली दैट इज सीईसी एंड अदर इश्यूज अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023. ओके. अब ये बिल प्रॉपर प्रोसीजर देगा. ओके. और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको रिप्लेस करके एक प्रॉपर प्रोसीजर अब इस बिल के अंडर दी गई है कि कैसे इसके आगे सीईसी और इश्यूज का अपॉइंटमेंट होगा. ओके. तो ऑलरेडी इस तरीके का बिल था क्या हमारे यहाँ पे? यस, देयर वाज अ बिल नेम इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. बट इसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं था, ये भी याद रखना. प्रीवियस बिल में अपॉइंटमेंट एक्ट में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर वाज नॉट देयर. ओके. अब ये बिल इस बिल को रिप्लेस करता है, 1991 के एक्ट को भी रिप्लेस करता है. एग्जिस्टिंग जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको भी आपको रिप्लेस करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ओके विद दैट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लॉ इनेक्ट करना. ओके. और फिर नई प्रोसीजर देता है. तो अब अपॉइंटमेंट की कौन सी नई प्रोसीजर इस बिल में? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस बिल में सबसे पहले तो एक प्रोविजन दिया गया है सर्च कमेटी का. इसको समझ लीजिएगा, सर्च कमेटी का. अब सर्च कमेटी में कौन होगा? सर्च कमेटी को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी. द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हेड द सर्च कमेटी. और टोटल इस सर्च कमेटी में 5 मेंबर्स विल बी देयर. ओके. और इस सर्च कमेटी का काम क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स. अब मल्टीपल एप्लीकेशंस आ सकते हैं, मल्टीपल एलिजिबल कैंडिडेट्स है सीईसी बनने के लिए, तो उसका स्क्रीनिंग क्रिएट करना और एक प्रॉपर एक लिस्ट क्रिएट करना जो है ये इस सर्च कमेटी का काम है. ओके. और फिर मतलब एक पर्टिकुलर एक लेट्स से देयर आर 100 कैंडिडेट्स, तो उसमें से जो एलिजिबल उनको लगता है मोस्ट एक्चुअली डिजर्विंग है, ऐसे 10-12 कैंडिडेट जो भी हो गए उनको लिस्ट क्रिएट करना जो है ये सर्च कमेटी का. ओके. अब सर्च कमेटी के बाद होगी सिलेक्शन कमेटी. सर्च कमेटी किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, बस एक स्क्रीनिंग करके एक कैंडिडेट की लिस्ट क्रिएट कर रहा है. और ये सर्च कमेटी की लिस्ट जो है ये जो भी लिस्ट होगी ये सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगी. ओके. अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? अकॉर्डिंग टू दिस बिल इन सिलेक्शन कमेटी विल हैव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी देयर. Okay. Then leader of opposition in Lok Sabha will be there, not Rajya Sabha. Leaders of opposition in Lok Sabha. What if the no leader of opposition is recognized in Lok Sabha? अगर पर्टिकुलर नंबर ही नहीं है किसी पॉलिटिकल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के पास, मिनिमम 10% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा शुड बी इलेक्टेड बाय द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, तभी वो उसको लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन मिलता है. लेट्स से लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन मिला ही नहीं, तो फिर क्या? फिर उस वक्त लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर को यहाँ लाया जाए, जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी. लेट्स से उनके 40 मेंबर है, तो उनके जो लीडर है उनको एज लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा और इसमें इस कमेटी में आ सकते हैं. ओके. उस केस में. और लास्ट में यहां हो गए कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. और कौन होगा इस कमेटी में? यूनियन मिनिस्टर. एनी यूनियन मिनिस्टर विल बी देयर, विल बी ऑफ कोर्स नॉमिनेटेड बाय द पीएम. ओके फाइन. तो अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये सिलेक्शन कमेटी फाइनली डिसाइड करेगी कि किसको आपको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है नहीं बनाना है. ओके. दिस इज द सिलेक्शन कमेटी दैट इज गोइंग टू डिसाइड ओवर हियर. और फिर ये सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन जो है ओके ये जाएगा फाइनली प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट विल डू द अपॉइंटमेंट. ओके. दिस इज द प्रोसीजर नाउ इन दिस पर्टिकुलर बिल.
ओके, इसमें एक चीज याद रखनी है, देयर इज सर्च कमिटी. सर्च कमिटी विल डू द स्क्रीनिंग हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, देन इट विल कम टू द सिलेक्शन कमिटी. सिलेक्शन कमिटी में पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन मिनिस्टर हो गए. सीजेआई नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बताया था, या पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर रिकमेंड की थी अभी जब तक पार्लियामेंट बिल पास नहीं कर रहा तब तक, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज देयर. ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द बिल. और बिल में क्या क्या चीजें दी गई है. ओके, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या सर, ओके, ये जो सिलेक्शन कमेटी जो नेम्स कंसिडर करने वाला है, क्या ये सारे सर्च कम्युनिटी ने दिए वाले नेम ही उसको कंसिडर करने. इज इट कंपल्सरी फॉर सिलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन कमिटी दैट दे विल कंसिडर ओनली नेम्स गिवन बाय द सर्च कमिटी. अगर सर्च कमिटी ने कोई नेम नहीं दिया है तो उसके अलावा कोई नेम सिलेक्शन कमिटी कंसिडर कर सकती है. यस, कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम द नेम्स गिवन बाय सर्च कमिटी, अदर नेम्स कुड आल्सो बी कंसिडर्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, अब इस बिल में आगे कौन सीईसी एंड ईसी बन सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आल्सो गिवन. एंड व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अ पर्सन होल्डिंग द पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेक्रेटरी लेवल की किसी का रैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वो एलिजिबल है सीईसी या ईसी बनने में. ओके, या फिर एक नहीं, एंड अ पर्सन हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन. ओके, तो पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन एंड द रैंक ऑफ सेक्रेटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रैंक तक अगर उनका पोस्ट है तो ऐसे these people are actually eligible over here. तो eligibility criteria is also given over here. Okay, now salaries and conditions of service of CEC and EC are also given in this bill. Okay, क्या सैलरी होगी, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस हो गए उनके, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी की जैसे सैलरी होती है, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो बाकी होती है सारी, उस तरीके की सीईसी और ईसी के होगा. अर्लियर ये सुप्रीम कोर्ट जज इतनी इनकी सैलरी या कंडीशन सर्विस होता था, अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी जैसा हो चुका है. अकॉर्डिंग टू दिस विल रिमूव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, क्या सीईसी के रिमूवल प्रोसीजर में कुछ चेंज किया गया, क्या अपॉइंटमेंट में चेंज किया गया, रिमूवल में नहीं, कुछ चेंज नहीं किया गया. जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल प्रोसीजर दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, सेम प्रोसीजर आपको सिर्फ कंटिन्यूड हियर. ओके, फाइन. एंड हाउ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसीजर है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अ सीईसी कैन बी रिमूव्ड लाइक दी सुप्रीम कोर्ट जज. सुप्रीम कोर्ट जज को जिस ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है, जो प्रोसीजर होती है, उसी तरीके से सीईसी रिमूव करता है, सीईसी को रिमूव कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की जज को कैसे रिमूव किया जाता है? बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विल हैव टू पास द रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड देन प्रेसिडेंट विल गिव द असेंट एंड देन रिमूवल विल हैपन. सेम वे सीईसी विल आल्सो बी रिमूव्ड. ओके, इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे रिमूव होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर्स डायरेक्टली रिमूव किया जाता है, उसमें पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होता. बाय द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड. वहां पार्लियामेंट वोटिंग नहीं होता उनके लिए. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पार्लियामेंट वोटिंग विल हैपन. यहां सुप्रीम कोर्ट जैसे जो है उनका रिमूवल होता है. तो एग्जिस्टिंग रिमूवल प्रोसीजर जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सेम वैसे ही है. ओके, फाइन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स व्हाटएवर एक्शन दे विल टेक इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, उसके रिगार्डिंग उनको लीगल इम्यूनिटी दिया गया है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी एक्शन लेते हैं, सही होगा गलत होगा, उसके रिगार्डिंग उनकी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी उनको है. आपको इफ दे कमिट फ्रॉड एंड ऑल, आपको उनके खिलाफ एक्शन हो सकती है, बट बाकी केसेस में नहीं होगा. दैट इज समथिंग दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर बिल. ओके, तो ये बिल के जितने भी मैंने आपको अभी तक प्रोविजन बताया, नोट्स तो हम हमेशा क्लास के बाद यहाँ आपके अपलोड हो जाते हैं, तो इस नोट से इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. ओके, नाउ क्या एडवांटेजेस है इस बिल के, क्या अच्छी बात है इस बिल में? आपको इस बिल में एक प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन गिवन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उसमें एक सर्च कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी, तो प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन गिवन. सेकंड, क्वालिफिकेशंस हैव आल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड कि क्या क्वालिफिकेशन हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. तो ये अच्छी बात है. लेकिन एक कौन इस बिल का क्या है, एक इशू क्या है इस बिल में, देखिएगा. ओके, कि कॉम्पोजिशन क्या है इस पर्टिकुलर बिल में. सिलेक्शन कमेटी का प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और यूनियन मिनिस्टर है. यहां प्रॉब्लम है. देखिए, तो वर्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, अब यहां वोटिंग होता है इनका कि किसको सीईसी बनाना है, कुछ नहीं बनाना. तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का मेजोरिटी हो गया ना. द वेरी जो पहले एक्चुअली पर्पस था आपका, ओके, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों एक प्रोसीजर होनी चाहिए, व्हाई, इन ऑर्डर टू रिमूव द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ओके, लेकिन अब हुआ क्या कि यस, गवर्नमेंट ने बिल पास तो कर दिया है जिसमें प्रोसीजर्स दी है, सर्च कमेटी भी दिया है, बट अल्टीमेट सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट के ही 2 मेंबर है, पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर.
तो यहाँ वोटिंग भी होगा, तो वोटिंग होने से पहले ही डिसाइड हो चुका है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी कहते उस नेम पे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 वर्सेस 1 हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर और पीएम दोनों एक ही, और यूनियन मिनिस्टर को भी पीएम ही यहाँ नॉमिनेट करने वाले। ओके, अगर इनकी जगह सीजीआई होते तो हम कह सकते थे कि पीएम है, एलओपी है और सीजीआई है। ओके, तो ये बैलेंस्ड होगा। गवर्नमेंट का एक ही पर्सन इसमें, अपोजिशन का एक है, और देन एक इंडिपेंडेंट, वी कैन से देयर इज अ फंक्शनरी ओवर हियर। Okay, so that's the problem over here. Fine, it's basically a selection procedure is rigged in the favor of executive. Okay, fine. I hope you understood this thing. Now let's see the next topic. Next topic is of course from economy, and that is regarding the rating firms biases. अब rating firms क्या होती है? Okay, जिसको हम credit rating agencies कहते हैं, CRAs, credit rating agencies, जैसे Moody's rating agencies होती है, okay, ऐसे multiple rating agencies actually होती है। ओके, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स होती है, फिच होती है, मूडीज रेटिंग एजेंसीज होती है। रेटिंग एजेंसी क्या करती है? ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी रेट करता है, एज वेल एज सॉवरेन रेटिंग भी देता है। इट इज ऑल्सो डू द सॉवरेन रेटिंग, मतलब कंट्रीज के इकोनॉमी को भी ये रेटिंग देता है। कंट्रीज का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी जो है, इसको भी ये रेटिंग देती है रेटिंग एजेंसी। ओके, और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ही एज बेसिकली अक्यूज दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये जो सॉवरेन रेटिंग देती है कंट्रीज को, इसके रिगार्डिंग दे आर बायस्ड। ओके, दे आर नॉट अनबायस्ड इन दैट, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड और विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट एवर सॉवरेन रेटिंग दे विल गो टू दिस कंट्रीज। ये इसमें बायस नेचर होता है इस रेटिंग एजेंसीज का। लेकिन इस बायसेस की वजह से क्या होता है, नुकसान जो होता है, ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज का। तो किस तरीके की रेटिंग दी जाती है? अलग अलग तरीके की ग्रेड्स होती है इसमें। ओके, कुछ कंट्रीज को कहा जाएगा ट्रिपल ए रेटिंग दिया जाएगा, जिनकी इकोनॉमी और गवर्नेंस सबसे अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, उसके नीचे फिर डबल ए प्लस हो सकता है, फिर ए होता है। ओके, फिर और उसके हिसाब से उनकी मतलब हाई ग्रेड इनको माना जाता है। जिनका ए और ए माइनस होगा उनको अपर मीडियम ग्रेड माना जाता है। ट्रिपल बी प्लस और ट्रिपल बी जो होगा उनको लोअर मीडियम ग्रेड माना जाता है। ओके, फाइन। तो अब जितना अच्छा जिसका रेटिंग है, उतना अच्छा उस पर्टिकुलर कंट्री का क्रेडिट वर्दीनेस भी माना जाता है। ओके, कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अगर आप लोन देते हो उस कंट्री के, एग्जाम्पल में बस रहा हूं, वहां की गवर्नमेंट को अगर लोन देते हो उस कंट्री के आप, ओके, तो लोन देने, सो देर इज मोर टेंडेंसी कि वो लोन वो गवर्नमेंट वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि अच्छी इकोनॉमी, अच्छा रेटिंग है उनका। ओके, उस गवर्नमेंट में ओवरऑल स्टेबिलिटी भी दिखता है कि ये गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है इस कंट्री में। बाकी भी एफडीआई वगैरह वो उस कंट्री में आ सकता है, एमएनसीज भी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो इससे काफी सारा इसका इफेक्ट होता है। ओके, अब इंडिया के केस में क्या हुआ है कि इंडिया के केस में ये रेटिंग जो है ट्रिपल बी है। कहा है हमें ये रेटिंग ट्रिपल बी, मतलब हम लोअर मीडियम ग्रेड में आते हैं। ओके, और ये लास्ट 15 ईयर से ऑलमोस्ट 2000 आप 8 से देख रहा टिल 2000 आज 23 है, ये लास्ट 15 ईयर से हमारी सेमी ग्रेडिंग है ट्रिपल बी। और दिस इज वेयर एक्चुअली आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज हैविंग ऑब्जेक्शन। वो कहते हैं कि देखो 2008 से लेकर 2023 तक आपने एक ही हमें लोअर मीडियम ग्रेड में ही रखा है। ओके, फाइन। और इससे एक्चुअली मल्टीपल इश्यूज कंट्रीज को फिर क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि इस 2008 से लेकर 2023 में देखो क्या हुआ है। 2008 में ओके, अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 12th में थे रैंकिंग में, 12th या 15 इस तरीके से कहीं ना कहीं रैंकिंग में थे। आज हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो इतना बड़ा जंप हमारा इकोनॉमिक जीडीपी में और उस एस्पेक्ट में हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी रेटिंग वही है। एफडीआई हमारा इंक्रीज हो चुका है, ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा अच्छा नाम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इकोनॉमिक हमने स्टेबिलिटी दिखाया कंट्री का, लेकिन फिर भी आपके हमारी रेटिंग ट्रिपल बी रखा है। ओके, और जो ये ट्रिपल बी रेटिंग है ये फ्लॉड प्रोसीजर के थ्रू आ रहा है। कैसे फ्लॉड प्रोसीजर के थ्रू? कि जनरली क्या होता है कि ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज ने अपना एक परसेप्शन बना लिया इंडिया के बारे में, इनका गवर्नेंस अच्छा नहीं है, इनके गवर्नेंस में इश्यूज है। ओके, और ये परसेप्शन के बेस पे आप रेटिंग दे रहे हो। और परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, वर्ल्ड बैंक के जो गवर्नेंस इंडिकेटर्स होते हैं, ओके, ये वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर्स को देखती है रेटिंग एजेंसीज और फिर अपनी रेटिंग्स देती है, परसेप्शन क्रिएट करती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि ये वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर से ये इटसेल्फ फ्लॉड है, यही परसेप्शन बेस्ड होते हैं, यही प्रॉपरली ये सब कुछ एग्जामिन नहीं करते इंडिया के बारे में, और फिर इंडिया की एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। और उस परसेप्शन को देख के फिर ये रेटिंग एजेंसीज इंडिया की उसी तरीके से रेटिंग रखा है, डिस्पाइट वी हैव डन सच अ बिग प्रोग्रेस। ओके, राइट। और इसके अगेंस्ट आप डेवलप कंट्री के प्रति इनका एटीट्यूड देखिएगा। डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि काफी सारी कंट्रीज में मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो काफी खराब होता है, काफी सारी कंट्रीज का। ओके,
कितनी सारी यूरोपियन कंट्रीज है, फिजिकल डेफिसिट इनका काफी बढ़ गया है, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका रेटिंग डाउनग्रेड नहीं करते आप। कोई अगर यूरोपियन कंट्री जिसका रेटिंग ए है, लेट से डबल ए है, लेकिन अगर उनका इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है 3-4 साल, लेकिन उसका रेटिंग डाउनग्रेड नहीं किया जाता कि उनको ए माइनस कर दो या बीबी प्लस कर दो, ये नहीं करते। लेकिन इंडिया की केस में जो अच्छा कर रहा है उसका रेटिंग भी नहीं बढ़ा है। और इसका एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। फिर जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उनको जो बोरोइंग चाहिए बाहर से, वो नहीं कर पाते, या फिर उसमें उनको डिफिकल्टी आ जाती है ओवरऑल बोरोइंग एक्चुअली, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट से उनको पैसा लेना पड़ता है। ओके, तो फिर जो आगे डेवलपमेंट करनी होती है उस डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, सो दैट वाज द एस्पेक्ट दैट वाज डिस्कस हियर। ये सारा मैंने जो डिस्कस किया या नोट्स के फॉर्म में आपको ये दे रखा है, यू कैन रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग अगर आपको नोट्स से रिवाइज करना है। ओके, चलिएगा, तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये इमेज अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि ये इमेज किस चीज का है, कौन से म्यूजियम का है, कौन से होटल का है। सी, इफ यू सी दिस इंटीरियर यू विल फाइंड कि ये कोई काफी मतलब ग्रैंड कोई होटल होगा, मे बी ओके, 5 स्टार भी नहीं, उससे भी काफी ऊपर जो स्टार कोई होटल होगा। ओके, या फिर कोई काफी पुराना यूरोपियन सम काइंड ऑफ पैलेस आपको दिख रहा है। ओके, सो इट्स लुक सो अमेजिंग, सो एस्टोनिशिंग एक्चुअली। ओके, लेकिन ये कोई होटल वगैरह या कुछ बाकी इंटीरियर इसका नहीं है, ये है बेंगलुरु एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल। दिस इज अ बेंगलुरु एयरपोर्ट T2 टर्मिनल। ओके, और ये बेंगलुरु एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल जो है, इस ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं सर? वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज रिसेंटली बिकॉज ऑफ इट्स इंटीरियर डिजाइन, ओके, इट हैज गॉट वन अवार्ड। ओके, तो यूनेस्को का 2023 प्री वर्साई जो अवार्ड है, ओके, इस अवार्ड के अंडर वर्ल्ड प्राइज फॉर इंटीरियर 2023 ये एक्चुअली बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल को मिला है बिकॉज ऑफ इट्स इंटीरियर। ओके, एक इंटीरियर उसका काफी सस्टेनेबल इंटीरियर, ब्यूटीफुल भी है काफी। ओके, बेसिकली ओके, इनको जो यहाँ बेंगलुरु एयरपोर्ट को जो अवार्ड मिला है, व्हाई इट इज गिवन, बिकॉज ऑफ इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटीरियर देयर, और एट द सेम टाइम ये क्लाइमेट फ्रेंडली है, उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ गार्डन्स काइंड ऑफ क्रिएट किए गए इको फ्रेंडली, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस अवार्ड इज गिवन। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना। ओके, ये यूनेस्को के पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में, इट्स अ वेरी स्मॉल न्यूज। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। और द टेक्स्ट सेक्शन जो है आज द हिंदू का, इसमें काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के बाद। ओके, तो ये लास्ट आज का हमारा टॉपिक हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कि ये बिल है, इसकी क्या प्रोविजंस है, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। ओके, ये प्रोविजंस और इस प्रोविजन में क्या इश्यूज है, ओके, गवर्नमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है, दोनों साइड हमें देखने, और अर्लियर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या है ऐसे बिल में अगर कोई प्रोविजंस आती है तो उसके रिगार्डिंग। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ओके, और ये बिल, लेट मी टेल यू, दिस हैज ऑलरेडी बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। दिसंबर 18 में ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है। ओके, चलिए, तो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर बिल की इस बिल में प्रोविजन क्या है पोस्ट ऑफिस बिल में। ओके, आपको से पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग होगा, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, बट व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस बिल? Okay, this bill basically allows officers of the post office to intercept any article transmitted via post office. Okay, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो भी आपका, लेट से आपने कोई लेटर भेजा, आजकल तो लेटर तो हम भेजते नहीं है ना, सारा व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू जाता है, लेकिन लेटर भेजते हैं, बाकी कितने सारे पार्सल्स भेजे जाते हैं, कुरियर्स टाइप बाकी पार्सल्स भेजे जाते हैं। तो इस किसी को चीज को भी इंटरसेप्ट कर सकता है पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स। इंटरसेप्ट करना मतलब क्या, कि उसको ओपन कर सकते, देख सकते उसमें क्या लिखा हुआ, या देख सकते उस पर्टिकुलर में क्या आर्टिकल है, उसमें क्या क्या आप भेज रहे हो, ये सारी चीजें वो देख सकते हैं। ओके, हर केस में नहीं, बट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। व्हाट आर दोस ग्राउंड्स? किस केस में ऐसा कर सकते हैं? इफ देयर इज एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशंस ऑफ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी। ओके, या इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रोवर्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अ बिल और एनी अदर लॉ। तो ऐसा अगर कुछ इश्यू है तो उस, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेररिज्म का अटैक का कोई एक्चुअली कोई डाउट है और उनको लगता है कि इस पार्सल में से लेट से हम गन जा रहा है, या लेट से कोई ड्रग्स एक्चुअली पार्सल से थ्रू जा रहा है, ऐसा कोई सस्पेक्शन अगर सस्पेक्ट करते हैं तो उस केस में वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, और कौन से ग्राउंड्स पे ओपन कर सकते हैं ये भी यहां दिया गया है। ओके, तो कौन कर सकता है ये? यूनियन गवर्नमेंट एक ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट करेगा, और ये ऑफिसर कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग।
अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पार्सल है उनको लगता है कि सस्पेक्टेड पार्सल है दैट दे हैव ओपन एंड दे वांट टू सेंड इट टू सम अदर एजेंसी टू इंस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल कस्टम अथॉरिटी को उनको भेजना है, सो दे कैन डू दिस आल्सो। जो ऑफिसर इंचार्ज जो है पोस्ट ऑफिस के, ये कस्टम अथॉरिटी को भी ये इसको भेज सकते हैं, या बाकी भी किसी अथॉरिटीज को जिनको इंस्पेक्ट करना है। So basically, interception of the articles can be done, and that power is given to the officers in charge appointed by the union government. Okay? और फिर उस पार्सल को कैसे बाद में डिस्पोज ऑफ करना है, क्या करना है, ये गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करेगा वैसे कर सकता है, आगे रूल्स वगैरह क्रिएट करके इसमें। ओके, तो ये एक इसका एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इट एग्जेम्प्ट्स पोस्ट ऑफिस फ्रॉम इनकरिंग एनी लायबिलिटी पर्टेनिंग टू इट्स सर्विसेज। अगर वॉट एवर सर्विसेज दैट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड यू, ओके, जो पार्सल एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, लेटर्स सेंड करना, ये सब कुछ है, अगर उसमें उनसे कुछ गलती होती है, फॉर एग्जांपल आपका पार्सल गुम हो गया कहीं पे, ओके, या फिर लेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसमें अगर उनकी कुछ गलती होती है तो दे वोंट हैव एनी लायबिलिटी। पोस्ट ऑफिसर्स के ऑफिसर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी उसमें। ओके फाइन, उनकी लायबिलिटी एक ही केस में होगी, इफ दे एक्ट फ्रॉडुलेंटली, या विलफुली कोई ऑफिसर है पोस्ट का ये फ्रॉड कर रहा है, या कोई विलफुली किसी को लॉस कॉज कर रहा है, या मिस डिलीवरी हो रही है विलफुली, गलती से नहीं, अगर गलती से हो रहा है तो नो लायबिलिटी, बट कोई खुद से अगर ऐसा कर रहा है तो उसी केस में लायबिलिटी होगी। ओके, अर्लियर ऐसा नहीं था। अर्लियर जो 1898 का वो पोस्ट ऑफिस का जो एक्ट था उसमें थेफ्ट के रिगार्डिंग, मिस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स अगर कई होते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है यहां कुछ पनिशमेंट्स वगैरह दी गई थी। ओके फाइन, लेकिन वो बाद में तो रिमूव किया गया था ऑफकोर्स दैट आल्सो, लेकिन इसमें ऐसी कोई पनिशमेंट या लायबिलिटी एक्चुअली नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको याद रखना है। देखिएगा, स्पेशली मेंस के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में दिस इज इंपॉर्टेंट। बट व्हाट आर कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस बिल? ये सारे प्रोविजंस में कंसर्न्स क्या है? सबसे पहले तो जो अपोजिशन पार्टीज है और सर्टेन एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि दिस बिल वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। व्हेन यू आर सेंडिंग सम आर्टिकल बाय पोस्ट ऑफिस, तो ये आपका प्राइवेट एस्पेक्ट है, ये आपके प्राइवेसी का इशू है। वो अगर कोई ओपन कर ले ऐसे तो इट गोज अगेंस्ट योर राइट टू प्राइवेसी। ओके, और ये काइंड ऑफ एक सर्विलेंस स्टेट क्रिएट कर रहा है। हमारे आर्टिकल नंबर 14 है, 19(1)(a) है राइट टू राइट टू फ्रीडम जो होते हैं, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसके अंडर हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है। ओके, तो इन सारे इसको ये वायलेट कहीं ना कहीं आर्टिकल करता है। दैट इज वन थिंग, ये एक क्रिटिसिज्म है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि जो भी ग्राउंड्स ऑफ इंटरसेप्शन दिया गया है, मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इमरजेंसी, जो किस ग्राउंड पे ये इंटरसेप्शन हो सकता है, हर केस में दे विल नॉट डू इंटरसेप्शन। जिस ग्राउंड पे इंटरसेप्शन किया जाता है ये ग्राउंड्स भी क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, वेग है काफी ये ग्राउंड्स। कैसे? फॉर एग्जांपल एक उसमें वर्ड दिया गया है इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन डू द इंटरसेप्शन। अब इमरजेंसी मतलब क्या एग्जैक्टली exactly? आप किस चीज को इमरजेंसी कहोगे? ठीक है, कई कोई रिपोर्ट आ रहा है टेररिज्म के रिगार्डिंग, उसको आप इमरजेंसी कहोगे? एग्जैक्टली इंडिया में इमरजेंसी इंपोज किए तो उसको इमरजेंसी कहोगे? या किसी एरिया में थोड़ी बहुत राइट होने लगे तो उसको आप इमरजेंसी कहोगे? या किसी ने फोन पे धमकी दे दी कि देखो पोस्ट ऑफिस में हमने इस पार्सल के थ्रू बम छोड़ रहे तो उसको इमरजेंसी कहोगे? एग्जैक्टली व्हाट विल बी द इमरजेंसी? ओके, ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। अदरवाइज किसी चीज को भी इमरजेंसी कहे के इसमें प्राइवेसी का आप इंटरफेरेंस कर सकते हो। ओके, दैट इज आल्सो सेकंड एस्पेक्ट ओवर हियर। थर्ड, ये बिल कोई ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म नहीं देता है। एक तो लायबिलिटीज ऑफिसर्स की इसमें नहीं है, लेकिन फिर ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट इज आल्सो नॉट देयर। ओके, फोर्थ एस्पेक्ट यहां पे है कि इफ एट ऑल पोस्ट ऑफिस डज द इंटरसेप्शन अगर पोस्ट ऑफिस इस तरीके से करता है, ओके, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन आप सिटीजन्स को दोगे? देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग दैट। जिसका पार्सल इंटरसेप्ट किया कम से कम उसको तो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए ना कि दे हैव ओपनड अप योर पार्सल या दे हैव ओपनड अप योर लेटर और समथिंग, इवन दैट इज नॉट देयर। ओके, तो ग्राउंड्स ऑफ इंटरसेप्शन का इशू है यहाँ। ओके, इमरजेंसी या बाकी मतलब ये ग्राउंड्स ऑफ इंटरसेप्शन के जो वर्ड्स है काफी वेग वर्ड्स है, उसको तो किसी भी मीनिंग से आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। फिर ऐसा रिड्रेसल का इसमें इशू आता है। ओके, प्रॉपर प्रोसीजर सेफगार्ड इज ऑल्सो नॉट देयर, नो प्रोसीजरल सेफगार्ड, कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है। प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब क्या है कि ये जो ऑफिसर है, ओके, जो ऑफिसर को ये इंटरसेप्शन का अधिकार दिया गया, इस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, इसकी कोई प्रोसीजर नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन कैसे अपॉइंटमेंट होगी, किस ग्रेड के ऑफिसर होगी जिसको आप अपॉइंटमेंट करने वाले हो? ओके,
अगर वो कोई चीज इंटरसेप्ट करना चाहता है तो उसको किसी की परमिशन लेनी होगी या नहीं, ये ऑफिसर खुद ही कर सकता है। उसमें कुछ हायरार्की क्रिएट किया नहीं हमने कि ऑफिसर फिर उसके ऊपर उसको किसी की परमिशन लेनी है, फिर उसको आगे आके परमिशन लेना है। तो ये प्रॉपर प्रोसीजरल सेफगार्ड भी होना चाहिए ना ऐसे केसेस में, विच इज एक्चुअली नॉट देयर। तो बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है और इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट है देखिएगा। एक सबसे बड़ा फेवर में आर्गुमेंट है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। तो ये कोई एक ही एक्ट है, इसके अंडर ऐसा नहीं होता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जिसके थ्रू आपके मैसेजेस या फोन कॉल जो है वो इंटरसेप्ट किए जाते हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अब रिप्लेस हो चुका है, लेकिन वो नए एक्ट में भी आपको इंटरसेप्शन का है। तो मैंने आपको ऑलरेडी वो पढ़ाया था लास्ट क्लास में। ओके, उसी तरीके से वी हैव आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के थ्रू आपके मैसेजेस जो होते हैं, ई ट्रांजेक्शन के जो भी होगा, ईमेल्स वगैरह, वो सारे इंटरसेप्ट गवर्नमेंट कर सकता है। ओके, और इसमें बस गवर्नमेंट जो है आपके पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज को इंटरसेप्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू। बट ये सारा क्यों होता है? इन ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी ऑफ दिस नेशन। तो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इंडिया काफी डाइवर्स कंट्री है, कॉम्प्लेक्स हमारा सिचुएशन है सिक्योरिटी का। तो इंटरसेप्शन अगर किया जाता है तो आपको ये लीगल है, इसको कोर्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराता है। ओके, हाँ, बट कोर्ट ने कुछ प्रोसीजर उसमें दिए कि कैसे करना चाहिए। बाकी भी केसेस का इसमें कोर्ट ने लीगली उसको किया है, बट ये सिक्योरिटी इज जस्टिफाइड फॉर सिक्योरिटी रीजन। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट से। सेकंड, गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो कहते हो कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स ने दिया है, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि एक एक्ट पास होने के बाद वी आर गोइंग टू फ्रेम सर्टेन रूल्स आल्सो। तो उस रूल्स के अंडर देन विल डिसाइड कि कैसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। उस रूल्स के अंडर हम देखेंगे कैसे ये प्रोसीजर होगी इंटरसेप्शन की। That is what government is saying, or government is saying that will be fair and transparent. That's the word that minister has used over here. Okay, fine. Now, अगर ऐसे कोई इंटरसेप्शन जब भी होते हैं जिसमें हम आरोप करते कि प्राइवेसी का इसमें फंडामेंटल राइट जो है आपका आर्टिकल 21 का, इसके खिलाफ ये जाता है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है क्या? है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के रिगार्डिंग देयर इज अ रूलिंग कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है, या फिर ये टेलीग्राफ एक्ट जो है हमारा बेसिकली, इस टेलीग्राफ एक्ट में भी ऐसी प्रोविजन था कि जहां आपके मैसेजेस से, फोन कॉल से इसका टैपिंग हो सकता था। तो इसके अगेंस्ट कोर्ट में केसेस फाइल हुई थी, और उस केस में वन ऑफ द केस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो हमारे जो सिटीजन्स है, फोन टैपिंग जो होती है ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाती है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। ओके, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, फोन टैपिंग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट एवर एग्जिस्टिंग लॉ है ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है। इंटरसेप्शन आप कर सकते हो, एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, बट उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि समबड ऑफिसर विल बी देयर। उस ऑफिसर की कैसे आपको, जो लोअर लेवल के अगर लेट से कोई इंटरसेप्शन कर रहा है तो उसको हायर किसी ऑफिसर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारा उसमें कोर्ट ने प्रोसीजर भी दिया था, जो कोर्ट ऑफकोर्स फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बाद भी उसमें इंप्लीमेंट भी किया था। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। अगर करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर होनी चाहिए, आपकी सेफगार्ड्स आपने क्रिएट करना चाहिए, आर्बिट्री कोई भी ये कर नहीं सकता। ओके, सिमिलर वे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वेरी फेमस केस इन विच सुप्रीम कोर्ट हैड रेड राइट टू प्राइवेसी इनटू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है ओके कि प्राइवेसी सबसे पहले फंडामेंटल राइट है, इट शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर इंटरफेरेंस हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा थ्रू आईटी एक्ट या थ्रू अदर एक्ट या फोन टैपिंग या पार्सल इंटरसेप्शन के थ्रू अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, ओके, तो वो कुछ सी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंडर ही होनी चाहिए, कुछ टेस्ट होनी चाहिए। ये टेस्ट पास करने के बाद ही इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, किस केस में? सबसे पहले वो इंटरफेरेंस लीगल होना चाहिए, मतलब किसी लॉ प्रॉपर इलेक्ट होना चाहिए उसका, जो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है, तो इट शुड बी लीगल। ओके, उसका कोई प्रॉपर गोल होना चाहिए कि व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंटरसेप्ट द प्राइवेसी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, या फोन टैपिंग कर रहा है, ये सब कुछ कर पर्पज होना चाहिए उसका। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पज है या कुछ का प्रॉपर पर्पज होना चाहिए। मैं तो पता चला कि उस ऑफिसर को लग गया किसी का फोन टैप कर ले या कुछ कर ले, ऐसा नहीं। क्या पर्पज है, क्यों कर रहे हो आप? देयर लेजिटिमेट पर्पज शुड बी देयर, प्रॉपर पर्पज शुड बी देयर। ओके, फिर ये सुटेबिलिटी भी होनी चाहिए इस मेजर की। सुटेबिलिटी मेजर्स मतलब क्या है कि पहले आप बाकी ऑप्शंस देखना, एक्सप्लॉइट करना कि व्हाट एवर पर्पज यू वांट टू अचीव, अगर इंडिया की सिक्योरिटी आपको अचीव करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो अलग तरीके से आप कर सकते हो क्या, विदाउट इंटरफेयरिंग इन द प्राइवेसी, तो उसको पहले देखना। अगर नहीं कर सकते देन यू कम एंड डू दिस पर्टिकुलर मेजर। ठीक है,
तो ऐसे काफी सारे इसमें टेस्ट दिया गया है। प्रोपोर्शनलिटी का टेस्ट दिया। प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या कि जितना जरूरत है उतना ही आप इंटरफेरेंस करो। 4 दिन 5 दिन लेट से फोन टैपिंग अगर आपको करनी है, 2-4 पार्सल किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगर आपको इंटरसेप्ट करने हैं पोस्ट ऑफिस में, उतना ही कीजिएगा। डोंट डू इट लाइफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर पूरे पॉपुलेशन को करना है, ऐसा नहीं। जहां जरूरत है उतना ही कीजिएगा। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होनी चाहिए उसमें, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया प्रोसीजरल सेफगार्ड्स मतलब क्या होता है। ओके, नेसेसिटी उस चीज का होना चाहिए। ये कुछ कुछ टेस्ट दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अगर होगा देन ओनली आप किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इंटरफेयर कर सकते हो, अदरवाइज प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ओके, तो ये काफी डिटेल में और प्रॉपर हमने एनालिसिस किया इस पोस्ट ऑफिस बिल का भी। ओके, चलिएगा। सो इसी के साथ हमारा आज का क्लास हम एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हैव एन अमेजिंग डे है।